नमस्कार। चुनाव शुरू हो चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। चारों तरफ प्रचार अभियान शुरू हो गया है। गोदी मीडिया अपने पूरे स्वर में आपको लगातार बता रहा है कि मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार को सब लोग संवेद स्वर में गा रहे हैं, चाहे अखबार हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे टिप्पणीकार हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर न्यूज़पेपर, अखबार, टेलीविजन सब एक ही बात आपको बार बार बता रहे हैं कि मोदी 400 पार जाने वाले हैं, बीजेपी 400 पार जाने वाली है। लेकिन क्या यही असलियत है? क्या यही है जो आने वाले वक्त में घट सकता है, या ज़मीनी सच्चाई कुछ और है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा सुरक्षित गढ़ बताए जा रहे गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी केवल एक सीट कांग्रेस को मिली थी। राजस्थान और गुजरात में 2014 और 2019 में पूरी तरह से विपक्ष का सफाया हुआ था। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है, और यही बात है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी एक बार फिर पूरे चुनाव को हिंदुत्व की ओर ले जाने में जुटे हुए हैं। जमीन पर जो नाराजगी है, गुस्सा है, उसको हिंदुत्व के सहारे ढकने की कोशिश की जा रही है। आप प्रधानमंत्री के बयानों पर एक नजर डालिए। प्रधानमंत्री 5 अप्रैल को राजस्थान के चुरू में हैं और उन्होंने कहा, कांग्रेस डर रही है, राम का नाम आया तो कहीं इनका राम नाम ना हो जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नया भारत देश में घुसकर मारता है, नहीं बता पाते किसको मारता है, क्योंकि उनके इस भाषण के बाद ब्रिटिश अखबार में छपी खबरों का विदेश मंत्री की ओर से खंडन आया है। तो आप समझने की कोशिश करें कि चुनाव में हिंसा को लाने की कोशिश की जा रही है, आक्रामकता को लाने की कोशिश की जा रही है। तो राजस्थान में इसलिए यह सब कोशिश हो रही है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है। जमीन पर विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जब प्रधानमंत्री हैं तो राम नाम का डर दिखा रहे हैं, और जब गाजियाबाद में प्रचार करने आते हैं तो वहां भी वही धुन बज रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, 370 हटने के दर्द में टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने लगी कांग्रेस। जैसा उन्होंने कहा अखबारों में एकदम यही छपा है। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम हिंदी अंग्रेजी अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। क्या प्रधानमंत्री ने और उनके साथियों ने पढ़ा है कांग्रेस का घोषणा पत्र? क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी ऐसी बात है जिससे मुस्लिम लीग का रिश्ता जोड़ा जा सके? कि मीडिया 24 घंटा कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। कभी आपने देखी है? कभी टीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। सही बात है ना? सही बात, कभी नहीं दिखेगा। इसका कारण है भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाइयों और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट,
आपकी सड़कें सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो सब जानते हैं। आज हम बात करते हैं गुजरात की। सबसे पहले कि आखिर गुजरात में ऐसा क्या है जिसके कारण बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी परेशान हैं और दूसरे राज्यों में वह 100% सीटें सुनिश्चित करना चाहते हैं। सबसे पहले गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के निर्वाचन को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अखबारों की तस्वीरों में आप देखिए, उनके खिलाफ सड़क पर महिलाएं उतर आई हैं और जौहर की धमकी दे रही हैं। जौहर यानी एक प्रकार का आत्मदाह। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रूपाला का एक बयान लगातार चर्चा में है जिसमें वह कहते हुए नजर आए थे कि दूसरों ने हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया, हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, राजा भी झुक गए, उन्होंने यानी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी। बयान विवादास्पद है, हम उसे नहीं पढ़ रहे हैं। इस बयान के कारण ही गुजरात में महिलाएं केंद्रीय मंत्री का विरोध कर रही हैं। यह विरोध इतना बढ़ गया है कि स्थानीय अखबारों को समाज के विरोध के कारण इसे छापना पड़ रहा है। वरना हम जानते हैं कि गुजरात में मीडिया की स्थिति क्या है और कैसे सरकार के बयानों को ही सच के रूप में पेश किया जाता है। गुजरात में केवल एक सीट पर बीजेपी परेशानी में नहीं है। गुजरात में सुरेंद्र नगर में भी बीजेपी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ 5 लाख की आबादी वाला कोली समाज विरोध कर रहा है बीजेपी प्रत्याशी का। सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी नजर आ रही है बड़ोदरा में। बड़ोदरा वही संसदीय सीट है जहां से 2014 में मोदी जीते थे। 2019 में यहां से रंजन भट्ट 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, लेकिन इस बार उनको टिकट लौटाना पड़ा है कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण, नागरिकों के विरोध के कारण। बड़ोदरा की स्थिति आपने देखी। पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका किस तरह विरोध हो रहा है आपने देखा। अब चलिए पोरबंदर से मनसुख मांडविया जो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद निकट समझे जाने वाले मंत्रियों में से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कार्यकर्ता उनका बाहरी व्यक्ति बताकर विरोध कर रहे हैं। विरोध की यह चिंगारी साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और अमरेली तक पहुंच गई है। 8 लोकसभा सीटों पर गुजरात में बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध देखा जा सकता है। इसके अलावा अनेक जगहों पर या तो उम्मीदवार टिकट लौटाने की बात कर रहे हैं या प्रत्याशी बदलने की बात बार बार हो रही है। कल्पना कीजिए कि अगर यही स्थिति कांग्रेस के लिए होती तो अब तक मीडिया इसे किस रूप में आपके सामने लेकर के आता। लेकिन मीडिया बीजेपी को लेकर हमेशा बहुत सतर्कता से चलता है और हमने देखा है कि कैसे गुजरात में कोरोना के वक्त दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर ने किस तरह की रिपोर्टिंग की थी और उसके बाद किस तरह की छापेमारी हुई। इस वजह से भी बीजेपी पर कवरेज बेहद संतुलित होता है। गुजरात में बीजेपी विरोध की एक और महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही है। पिछले 4 साल में विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सहित 60,000 कांग्रेसी बीजेपी में आए हैं, ऐसा दैनिक भास्कर का दावा है। दैनिक भास्कर लिख रहा है इस वजह से उनको मिलने वाली तवज्जो की वजह से भाजपा कार्यकर्ता नाराज है। तो आप देखें कि गुजरात में उनको ज्यादा वरीयता दी है बीजेपी ने जो कांग्रेस से गए हैं बीजेपी में। इसमें ईडी की भूमिका है, सीबीआई की भूमिका है, यानी ऐसे नेताओं की पहचान करना है जो नेता मजबूत जनाधार वाले हैं, लेकिन कांग्रेस में जब वो रहेंगे तो उनको ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान किया जाएगा। इस वजह से एक बड़ा कारण है कि नेता पार्टी बदल रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने यहां हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा जीतने का लक्ष्य दिया है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लक्ष्य तो उनको दिया जा रहा है लेकिन टिकट मनमाने तरीके से बांटे जा रहे हैं, जिसके कारण प्रत्याशियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गुजरात में आपने देखा कि क्या
स्थिति है। प्रधानमंत्री किन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, व्यापारियों पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, बुजुर्गों की पेंशन और कैसे कोरोना के समय उनको मिलने वाली रियायतें, रेलवे में यात्रा के दौरान मिलने वाली रियायतों को बंद कर दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, जिसके खिलाफ लगातार स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध को जब विपक्ष ने साथ दिया, उसके दबाव में आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के मामलों की जांच स्वीकार की और दोबारा परीक्षा कराने की बात की। केवल सिपाही की परीक्षा में ही 50 लाख से ज्यादा युवा बार बार फॉर्म भरने में उलझे हुए हैं। क्या आप इसे बेरोजगारी नहीं कहते? सरकार भले ना कहे, लेकिन नागरिकों को समझना चाहिए और इन मुद्दों के लिए सामने आना चाहिए। सरकार बेरोजगारी पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, नौकरी पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा किस तरह से बीजेपी के नेता 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए नरेंद्र मोदी ने हर साल करोड़ों नौकरियों का वायदा किया था। वह वायदा कहां गया? क्या वह वायदा हवा हो गया? इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार महिला अत्याचारों में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के खुद के एनसीआरसीबी के आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और दलित महिलाओं के प्रति उत्पीड़न में यह राज्य आगे बढ़ रहे हैं। इस पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। मणिपुर पर अभी तक प्रधानमंत्री का एक भी भाषण सामने नहीं आया है। क्या महिलाओं को इस बारे में उनसे नहीं पूछना चाहिए? हम जानते हैं कि बीजेपी बार बार दावा करती है कि महिलाओं और बुजुर्गों को उसका बहुत ज्यादा समर्थन हासिल है। क्या महिलाओं को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मणिपुर में महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से नग्न करके उनकी परेड कराई गई, किस तरह की हिंसा का उनको सामना करना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं है? वक्त ना होना तो समझ में आता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मणिपुर पर एक वक्तव्य भी नहीं दे सकते हैं? इसी तरह लद्दाख के पूर्ण राज्य के वादे का क्या हुआ? उसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग का क्या हुआ? खुद बीजेपी ने ये इन दोनों मांगों का समर्थन किया था, भरोसा दिलाया था। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति हैं जिनको आपने 3 इडियट नाम की एक फिल्म में जिनके किरदार को आपने देखा था, और यह किरदार आमिर खान ने निभाया था, जिसके बाद सोनम वांगचुक पूरे देश भर में लोकप्रिय होते हैं। और खुद कुछ समय पहले सोनम वांगचुक प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग नहीं मानी जा रही है, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसका पूरे लद्दाख के नागरिक समर्थन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की 21 दिन की हड़ताल समाप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए, क्या लोगों की मांगों का इस आधार पर निवारण किया जाएगा, इस आधार पर ध्यान दिया जाएगा कि उस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की मांग पर सरकार को झुकना पड़ता है, लेकिन सोनम वांगचुक 21 दिन तक 15 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करते हैं। 30,000 से ज्यादा लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि वहां की लोकसभा सीट का उसके बहुमत के आंकड़े से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए आपको पूछना चाहिए कि यह रिश्ता क्या कहलाता है? नागरिक होना बड़ी बात है या लोकसभा सीटों की ज्यादा संख्या बड़ा सवाल है? सोशल मीडिया पर एक सर्वे लगातार चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस सर्वे के कारण भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व परेशान है। आरएसएस के सर्वे में 543 सीटों में से उसे केवल 214 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस चुनाव को एक बार फिर बीजेपी को हिंदुत्व की ओर ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि विकास के तमाम वादों और राम मंदिर के लगातार नारों के बीच भी जनता सरकार से नाराज है, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों पर काम नहीं किया जिन मुद्दों का
वायदा किया गया था। 543 सीटों में से 214 सीटें मिलने की बात इस सर्वे में कही जा रही है। हम इस सर्वे की पुष्टि नहीं करते, यह सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है, तमाम लोग इसको शेयर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसकी एक तस्वीर आपको दिखाई। क्या इस वजह से भी प्रधानमंत्री लगातार चुनाव को हिंदुत्व की ओर ले जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ बयान आप सुन रहे होंगे, वह एक बार फिर कह रहे हैं कि अब राम मंदिर के बाद मथुरा की बारी है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसी बयान पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, उनको कोई नोटिस नहीं दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभाने में किस तरह से निष्फल होता नजर आ रहा है। हरियाणा हिसार से सांसद बृजेंद्र चौधरी कांग्रेस में आए हैं। इसी तरह से राजस्थान में राहुल कासवा जो सांसद हैं चुरू से, बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं और दूसरे नेता भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको कभी भी इसे बीजेपी के लिए झटके के रूप में नहीं दिखाता है। लेकिन जब भी कोई नेता कांग्रेस से बीजेपी में जाता है, लगातार आपको हेडलाइन बताई जाती हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इसलिए हेडलाइन मैनेजमेंट को समझिए, अपने विवेक पर भरोसा कीजिए। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भले ही गोदी मीडिया बता रहा हो सरकार विशाल बहुमत की ओर जा रही है, लेकिन सरकार के कुछ मंत्रियों को अंदाजा है कि उनसे गड़बड़ियां हुई हैं। पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर अग्निवीर योजना में कोई गड़बड़ी हुई है तो हम उसको ठीक करेंगे, अग्निवीर हमारी जिम्मेदारी है। याद कीजिए, इसके पहले जब जब विपक्ष ने अग्निवीरों की समस्याओं पर सवाल उठाई, खुद अग्निवीरों की ओर से यह प्रश्न सामने आया, तो कभी सरकार ने इस प्रश्न पर को कभी नहीं माना कि अग्निवीर स्कीम में कोई समस्या है। लेकिन चुनाव आते ही अगर रक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि अग्निवीरों की समस्याओं पर वह विचार करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब उनको जमीन पर हो रहे इस योजना के विरोध का एहसास है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता में नाराजगी है, लेकिन वह नाराजगी आप तक कोई भी माध्यम लाने को राजी नहीं है। ना अखबार उसकी बात कर रहे हैं और टेलीविजन की बहसों से वो मुद्दे पहले ही गुम हो चुके हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े विषयों के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, इसे ज्वाइन कीजिए और संभव हो तो हमारी आर्थिक मदद कीजिए और हर उस प्रश्न को आगे ले जाने में सहभागी बनिए जो लोकतंत्र के लिए आज बेहद जरूरी है। नमस्कार।